नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज के क्लास में हम परमाणु संरचना अर्थात एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में हम परमाणु संरचना से संबंधित ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान से आप लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ हम अच्छे से कवर करेंगे। अगर आप प्रयोगशाला परिचारक, CGPSC, CG की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट को भी लेना चाहें तो अभी बहुत अच्छा सुनहरा ऑफर है। सभी कोर्सेज पर हमारे फ्लैट 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी कोर्स आपको लेना है उस कोर्स में ये जो फ्लैट 20 कूपन कोड है इसको सिर्फ क्लिक करके अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई करोगे जो भी कोर्स का प्राइस होगा 20% कम हो जाएगा। और ये जो ऑफर है, ध्यान देंगे, सिर्फ 30 नवंबर तक वैलिड है। आप जितने कोर्स में अप्लाई करना चाहो, जितनी बार अप्लाई करना चाहो, ये कोड अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो कोर्सेस है वो आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगा, जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जो हमारा वेबसाइट है web.ajaysahu ऑनलाइन क्लासेस, आप पूरा लिखिएगा उसके बाद .com। यहाँ पर आप क्या है, वेबसाइट के माध्यम से PC या फिर आप लैपटॉप में भी हमारे कोर्सेज को देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे आज का टॉपिक का जो नाम है वो है परमाणु संरचना। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना को समझने से पहले आपको पहले परमाणु को समझना होगा कि परमाणु या फिर एटम क्या होता है। तो इससे पहले हमने तत्व के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो परमाणु क्या होता है, तत्व का ही एक कण होता है और सबसे छोटा कण होता है जो और विभाजित नहीं हो पाता। तो तत्व का सबसे छोटा से छोटा कण जिसको हम और विभाजित नहीं कर पाते, वो रासायनिक क्रिया में भाग तो लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाता, अर्थात प्रकृति में स्वतंत्रता पूर्वक परमाणु नहीं रह पाता। इसको कहा जाता है परमाणु, तत्व का सबसे छोटा से छोटा कण जो कि रासायनिक क्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें तो ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले लेंगे। तो जो ऑक्सीजन है O2, ये इसका परमाणु अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन का परमाणु होता है O स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाता। ये अपने ही एक परमाणु से क्रिया करके O2 अर्थात एक अणु बनाएगा। उसके बाद अणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में रह पाता है। ठीक है, तो परमाणु जो होता है रासायनिक क्रिया में भाग तो लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाता। लेकिन अणु क्या होता है, अणु परमाणु के ही समूह से बनता है जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह पाता है। अब अणु जो है एक ही तत्व के परमाणु से भी बन सकता है, भिन्न तत्व के परमाणु से भी बन सकता है। जैसे कि भिन्न तत्वों के परमाणु से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर एक यौगिक बन जाता है, H2O बन गया। ठीक है, इसको आपको बैलेंस करना तो आता ही होगा। दोनों साइड जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्रिया से पहले और क्रिया के बाद जो है जो टोटल द्रव्यमान है वो बराबर होता है। तो इसको आप बैलेंस कैसे करेंगे, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है आपका, इसको यहाँ पे दो दो लगा दिए। ठीक है, यहाँ पर आप 2 लगा देंगे तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हो गया, 2 और 2 4। अब यहाँ पर 2 है तो सामने में आप 2 लगा दिए तो ये 4 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे भी 2 है। तो इस तरीके से बैलेंस करना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो आप बैलेंस करेंगे जब भी आप एग्जाम्पल देंगे या एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या होगा, बैलेंस करना आना चाहिए। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या होगा, आपको ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, वस्तुनिष्ठ में ऑलरेडी लिखा रहेगा। ठीक है, तो वहाँ से आप गेस कर पाएंगे क्या ऑप्शन सही है और क्या ऑप्शन गलत है। जैसे हम एक वीडियो के एंड में वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक परमाणु स्वयं 3 छोटे कणों से बना होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, उप परमाणविक कण कहते हैं। अगर हम परमाणु की संरचना को और बड़े गहराई में समझें तो परमाणु का भी एक उप परमाणविक कण होता है, अर्थात परमाणु जो है वो 3 कणों से मिलकर बना होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम परमाणु को तोड़ रहे हैं, ये परमाणु जिससे बना हुआ है, परमाणु की संरचना की खासियत है जिसमें जो केंद्र में होता है, परमाणु के केंद्र में, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो केंद्र में आपको दिख रहा है तो केंद्र में प्रोटॉन होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन होता है। तो केंद्र जो है वो बनता है, परमाणु का केंद्र बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं नाभिक। ठीक है, और जबकि केंद्र के जो चारों ओर जो है चक्कर लगाता है, इस चक्कर लगाने वाले कण को हम कहते हैं
इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशित रहता है, प्रोटॉन धन आवेशित रहता है, और न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन रहता है। ठीक है, तो इसको हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हमने क्या देखा कि जो आपका परमाणु है वो 3 कण से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, परमाणु में केंद्र बनाते हैं, और इसको हम नाभिक कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है बादल के रूप में इसके चारों ओर उड़ते हैं। आगे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। देखें, ये सोडियम का परमाणु है। ठीक है, अलग अलग तत्वों के परमाणु यहाँ पर मैंने अटैच किए हुए ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमने क्या देखा कि ये जो बीच में है वो क्या है, ये है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसी से मिलकर क्या बनता है, केंद्र में जो होता है इसको हम कहते हैं नाभिक या फिर न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पर जो P से प्रोटॉन, P से प्लस, ऐसे याद रख लेंगे। तो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, N से न्यूट्रॉन, N से न्यूट्रल अर्थात उदासीन, तो ये उदासीन रहता है। ठीक है, और ये जो चारों ओर घूम रहा है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, जो कि आपका निगेटिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सब क्या है ये सब है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परमाणु का केंद्र। देखेंगे परमाणु का ये है केंद्र, और जो चारों ओर घूम रहा है, ठीक है, बादल जैसे आपका संरचना जो बना रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे चारों जो घूम रहा है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु का ये उपकण है, उप परमाणविक कण। एक परमाणु किसी भी साधारण से पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जिसमें एक रासायनिक तत्व के गुण होते हैं, और हर ठोस, तरल, गैस और प्लाज्मा तटस्थ या आयनन परमाणुओं से ही बना होता है। ये लाइन क्या कह रहा है, चाहे आप कोई भी तत्व उठाकर देख लो, कोई भी पदार्थ उठाकर देख लो, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, या फिर प्लाज्मा के अवस्था में हो, आयनित अवस्था में है, हर चीज़ जो है परमाणु से ही बना होता है। और जैसे तत्व की हम बात करें तो कोई तत्व का परमाणु होगा तो उस तत्व में जो गुण होगा उसके परमाणु में भी वही गुण पाया जाएगा। परमाणु बहुत छोटे होते हैं, इनका विशिष्ट आकार लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, और परमाणु के नाभिक का आकार अगर आपको पूछा जाए तो 10 के घात -15 मीटर होता है। ठीक है, आगे जब मैं आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाऊंगा तो बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे, और एमसीक्यूज से आपको पता चल जाता है कि वास्तव में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको साइंस के हर टॉपिक में 50 से ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मतलब मेरे को जितना अच्छा एमसीक्यूज मिल जाता है, जितना ज़्यादा मिल जाता है टाइम के अकॉर्डिंग, मैं सबको ऐड करने की कोशिश करता हूँ। अगला जो है परमाणु का इतिहास, अर्थात परमाणु के बारे में अलग अलग विद्वानों को क्या क्या पता चला, क्या क्या उन्होंने बताया, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो परमाणु का इतिहास ईसा पूर्व 500 से शुरू हो गया था। सर्वप्रथम भारतीय दार्शनिक जो थे महर्षि कणाद, कणाद का परमाणुवादी आपने सुना ही होगा, तो महर्षि कणाद ने सबसे पहले जो है परमाणु के संदर्भ में व्याख्या की थी। इन्होंने कहा था कि अगर हम किसी भी पदार्थ को विभाजित करते जाएं, छोटे छोटे कण में उसको बांटते जाएं, तो एक ऐसा टाइम भी आ जाएगा जब जो वो पदार्थ है उस कण को हम पुनः विभाजित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे हम कागज को मोड़ते जाते हैं तो एक ऐसा टाइम आता है जब हम कागज को नहीं मोड़ पाते। उसी तरीके से महर्षि कणाद ने क्या कहा था कि पदार्थ को आप विभाजित करते जाओ, छोटा छोटा आपको कण प्राप्त होगा, लेकिन एक सीमा आएगी जब आप उसको पुनः विभाजित नहीं कर पाओगे, और वो जो सूक्ष्मतम कण होगा वो अविभाज्य रहेगा, और इसी को इन्होंने परमाणु कहा। इसके बाद ल्यूसिपस आए। इन्होंने क्या कहा था, ये ग्रीक दार्शनिक थे ल्यूसिपस, और इनके शिष्य थे डेमोक्रिटस। इन्होंने निष्कर्ष निकाला, इन्हीं का कॉपी किया, ज़्यादातर लोग भारत की कॉपी करते फिर अपना ले लेते हैं क्रेडिट, है ना। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पदार्थ के टुकड़े करते जाने पर एक ऐसी स्थिति आती है जो उसे तोड़ा ना जा सके, सेम जैसे महर्षि कणाद ने कहा था। और बस इन्होंने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, एटमॉस नाम दे दिया, और कहा कि पूरी दुनिया जो है एटमॉस से ही बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद 306 ईसा पूर्व में एथेंस और इपिक्यूरस ने अपनी किताब में लिखा कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं सब कुछ परमाणु से ही बनी हुई है। फिर 1808 में ब्रिटेन के जो वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन, इनका नाम आप याद रखिएगा, ज़्यादातर जॉन डाल्टन या फिर डाल्टन ही लिखा रहेगा, इनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, या फिर परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया, ये आपका ऑप्शन नहीं रहेगा, महर्षि कणाद, जॉन डाल्टन दे देगा, जॉन डाल्टन को आप ले लेना। तो कहीं पे आपको 1808, कहीं पे 1803 भी देखने को मिलेगा। हालांकि कभी भी साइंस में ईयर तो नहीं पूछा जाता,
तो उसको आप ध्यान ना दीजिए। यहाँ पे जॉन डाल्टन ने परमाणु का जो सिद्धांत दिया, इसी सिद्धांत को हम समझेंगे। तो जॉन डाल्टन ने परमाणु का जो सिद्धांत दिया, उसके अनुसार जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला, उस निष्कर्ष के एक एक पॉइंट को आपको समझना है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए कि जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो अगर आपको पता रहेगा तभी आप सही गलत लगा पाओगे, इसलिए हम सबको समझेंगे, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले 1808 में परमाणु सिद्धांत दिया था। अब इसके निष्कर्ष को हम समझते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। कोई भी पदार्थ हो एक सूक्ष्म कण से ही मिलकर बना होगा, और इसको हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। परमाणु का विभाजन संभव नहीं है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? परमाणु का विभाजन संभव नहीं है। जब इनका जो परमाणु सिद्धांत आया, उसके बाद बाकी लोगों ने भी जब परमाणु सिद्धांत दिए, बहुत सारे उस पर जब अपना एक तरीके से एनालिसिस करते गए, तो धीरे धीरे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पता चलते गया। हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसा नहीं कि परमाणु को विभाजित किया जा रहा है, उसी की संरचना है, तो वो आगे पता चलते गया, वो हम आगे देख लेंगे। यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे कि परमाणु का विभाजन संभव नहीं है, इन्होंने ऐसा कहा। उसके बाद परमाणु के अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं, इन्होंने ऐसा कहा, जो कि रासायनिक क्रिया में ना तो बनते हैं और ना ही इनका विनाश होता है। अर्थात परमाणु ऐसा नहीं है कि रासायनिक क्रिया में कोई नया परमाणु बन जाएगा, या फिर कोई भी रासायनिक क्रिया हो रहा है तो उसका विनाश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ना वे बनते हैं, ना ही परमाणु का विनाश होता है कोई भी रासायनिक क्रिया में। किसी तत्व में परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होता है, चाहे कोई भी तत्व हो, ठीक है। ऑक्सीजन का निकाल लो तो ऑक्सीजन का जो भी परमाणु होगा, ठीक है, इसके जो रासायनिक गुणधर्म होगा, द्रव्यमान होगा, ये सब कुछ जो है लगभग समान ही होगा। अलग अलग तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन का अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग होगा, सोडियम का अलग होगा। तो अलग अलग तत्वों के जो परमाणु के रासायनिक गुणधर्म होंगे, द्रव्यमान होंगे, वो अलग अलग होंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु संयोग से यौगिक का निर्माण होता है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला एग्जाम्पल हमने देख लिया कि इससे जल बन गया। तो भिन्न भिन्न तत्वों के ही ये क्या है? परमाणु है, जिससे यौगिक का निर्माण हुआ। और ये इन्होंने क्या कहा? यह स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करता है, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि परमाणु के संयोग से यौगिक बनता है, और स्थिर अनुपात का जो नियम है, अर्थात इधर का जो, जैसे आप द्रव्यमान देखेंगे, ठीक है, इसको आप संतुष्ट कर देना, ठीक है। और इधर का जब आप द्रव्यमान देखेंगे तो आप कैलकुलेट जब करेंगे, ठीक है, ये चार नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कैलकुलेट करेंगे तो दोनों साइड बराबर आएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो 16 यूनिट मास इसका है, 2 यूनिट मास इसका है क्रिया से पहले, टोटल जोड़कर 18 यूनिट ही हुआ, ठीक है। तो इधर भी अगर आप काउंट करेंगे तो 18 है, और इधर भी काउंट करेंगे तो 18 है। इससे पहले जो हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था, तो डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत है, उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला और बताया कि जब क्रिया होता है, कोई यौगिक बनता है, तो क्रिया से पहले और क्रिया के बाद जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। अर्थात डाल्टन ने अपने सिद्धांत में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम और निरंतर संरचना के नियम पर ही आधारित निष्कर्ष निकाला था, और इसको सिद्ध किया था कि वास्तव में ऐसा ही होता है, ठीक है। फिर अगला हम देख लेते हैं कि अणु क्या है। तो परमाणु हमने समझ लिया, अणु भी समझ लेते हैं। तो हमने देखा था कि परमाणु तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। एक परमाणु अपने ही टाइप के तत्व के परमाणु से जुड़कर, या फिर अलग तत्व के परमाणु से भी जुड़कर क्या बनाता है? अणु या यौगिक बना सकता है। तो दो या दो से अधिक परमाणु का समूह को ही हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। जरूरी नहीं दो से अधिक भी हो सकता है। तो दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को ही हम अणु कहते हैं। अब ये जो परमाणु होते हैं, आपस में रासायनिक बंध के द्वारा जुड़ते हैं, परस्पर आकर्षण बल से कसकर जुड़े रहते हैं, ये अलग नहीं होते, ठीक है। अणु को किसी यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है, जो उस यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। अर्थात जैसे किसी भी यौगिक का अणु लेंगे, टुकड़ा लेंगे, तो जो यौगिक का गुणधर्म रहेगा, जो अणु का गुणधर्म रहेगा, वो बराबर रहेगा, एक ही जैसा रहेगा। और यहाँ पे अणु जो है वो स्वतंत्र रूप से प्रकृति में मुक्त अवस्था में ही रह सकता है। स्वतंत्र रूप में अणु जो है आपको मिल जाएगा, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जबकि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि तत्व के अणु, उदाहरण के लिए ऑक्सीजन के दो अणु ऑक्सीजन परमाणुओं से ही बनता है। जैसे दो ऑक्सीजन से आपका ऑक्सीजन का
यहाँ पे परमाणु है, यहाँ पे बन गया अणु, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन से आपका बन गया ऑक्सीजन का परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु से बन गया ऑक्सीजन का अणु। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये तत्व का अणु हो गया, ठीक है। ये भी तत्व है, ये भी तत्व है। अब यौगिक के अणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न भिन्न तत्व, जैसे हाइड्रोजन एक अलग तत्व हो गया, ऑक्सीजन एक अलग तत्व हो गया। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के एक निश्चित अनुपात से जो बनता है उसको हम यौगिक के अणु बोलते हैं, जैसे H2O बन गया, ठीक है। तो जो अणु है वो एक ही तत्व से भी बन सकता है और अलग अलग तत्वों से भी बन सकता है। तो ये हमने देख लिया। यहाँ पे अब छोटा सा परमाणु और अणु में अंतर देख लेना। परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। यह मैंने आपको बताया था, परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता, जबकि अणु जो है स्वतंत्र रूप से पाया जा सकता है। परमाणु का आकार गोलाकार होता है। जब परमाणु को हमने देखा था तो बीच में आपका नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है और ये गोलाकार रहता है, हमने समझा था, ठीक है। भिन्न भिन्न पदार्थ के अणु का जो आकार है वो भिन्न भिन्न हो सकता है। मौलिक कणों द्वारा परमाणु का निर्माण होता है, जबकि परमाणुओं के संयोग से ही आपका अणु का निर्माण होता है, ठीक है। तो जो परमाणु होता है तत्वों के ही कण से ही मिलता है और जो अणु होता है वो अलग अलग से भी बन सकता है, अलग अलग तत्वों से। परमाणु को किसी रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा परमाणु को आप और विभाजित नहीं कर सकते। अणुओं को रासायनिक विधियों के द्वारा विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो अणु को आप विभाजित कर सकते हैं लेकिन परमाणु को आप विभाजित नहीं कर सकते। उत्कृष्ट गैस को छोड़कर अन्य तत्वों के परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं और अणु अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होते हैं। इसलिए जब बम वगैरह बनाया जाता है तो परमाणु से बनाया जाता है, परमाणु बम, एटम बम आपने सुना होगा, क्योंकि अत्यंत क्रियाशील वो होते हैं, जबकि अणु क्या है वो कम क्रियाशील होता है। अगला है आपको परमाणु क्या अविभाज्य है, इसको आप समझ लीजिए। तो परमाणु के बारे में जो थ्योरी आई उसको हम समझेंगे। एक तरफ जहां परमाणु को लेकर अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गैसों की चालकता पर विभिन्न प्रयोग भी किए जा रहे थे। इसी क्रम में ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे थॉमसन आए और जर्मन के वैज्ञानिक गोल्डस्टीन, इन्होंने जो योगदान दिया उस पर हम चर्चा करेंगे। यह देखा गया है कि जब कम दाब पर गैस से भरी हुई नली में उच्च विभवांतर पर विद्युत प्रभावित किया जाता है, ठीक है। इन्होंने जो प्रैक्टिकल किया, वैसे ये प्रैक्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कैथोड किरण की खोज किसने की है ना, वो सब पूछा जा सकता है। तो इन्होंने बताया कि जब विद्युत प्रभावित किया जाता है, विभवांतर पर विद्युत प्रवाहित किया जाता है, ये प्रवाहित होना चाहिए, तब कैथोड जो है ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड से एक चमकीली किरण निकलती है जिसे गोल्डस्टीन ने कैथोड किरण कहा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कैथोड किरण की खोज किसने की थी, तो आप याद रखेंगे कैथोड किरण की खोज जो की थी वे थे गोल्डस्टीन, है ना। तो गोल्डस्टीन ने जो है कैथोड किरण की खोज की थी, बस यहाँ पे इतना याद रखिएगा। कैथोड किरण क्या होता है, ऋण आवेशित कणों से ही बनी होती है। तो कैथोड किरण का आवेश जो है ऋण आवेश रहता है। आगे जाकर थॉमसन ने इन ऋण आवेशित कणों के द्रव्यमान और आवेश दोनों को गणना की और देखा कि कैथोड चाहे किसी भी पदार्थ का बना हो, उससे निकलने वाली कैथोड किरणें के कणों की प्रकृति एक जैसी रहती है और उन्होंने इस कण को इलेक्ट्रॉन कहा जिसमें ऋण आवेश होता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो अगर आपसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया ऐसा पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है जे थॉमसन, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन से हमने क्या समझा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण आवेशित होता है और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन प्रत्येक तत्व के परमाणु का एक उप परमाणुक कण है जो कि नाभिक के चारों ओर घूमता है। मैंने आपको बता दिया था कि केंद्र में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और चारों ओर जो घूमता है वो इलेक्ट्रॉन रहता है। और इलेक्ट्रॉन रहता है ऋण आवेशित, प्रोटॉन रहता है धन आवेशित और जो न्यूट्रॉन रहता है वो न्यूट्रल अर्थात उदासीन रहता है। जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। प्रोटॉन एक धन आवेशित विद्युत आवेश युक्त मूलभूत कण है और इसके जो खोजकर्ता थे, प्रोटॉन की खोजकर्ता, वो रदरफोर्ड थे। आगे हम इसको और देख लेंगे इन्होंने क्या प्रैक्टिकल किया था। न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या याद रखेंगे कि प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, ये तीनों के खोजकर्ता के बारे में पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला है गोल्डस्टीन और केनाल किरण, ये क्या चीज़ है इसको हम देखेंगे। तो 1886 में गोल्डस्टीन ने धन आवेशित किरणों की खोज की, जिन्हों
जिसे इन्होंने एनोड कहा या केनाल कहा। गोल्डस्टीन ने एनोड किरणों की मदद से प्रोटॉन की ही खोज की थी। तो ये हमने देख लिया था कि किसने प्रोटॉन की खोज की, किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की, किसने न्यूट्रॉन की खोज की, और ये सब चीज़ जो है आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण के कण कहा जाता है और ये है आपका ऋण आवेशित होता है। कैथोड किरणों की प्रकृति जैसी होती है। प्रोटॉन क्या होता है, एनोड किरण के ये कण हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन है आपका एनोड किरण के कण, इसलिए पॉजिटिव होता है। कैथोड किरण के कण है इलेक्ट्रॉन, इसलिए निगेटिव होता है, ठीक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ये ऐसे फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान की 1/1838वां भाग होता है, ठीक है। सबको हाइड्रोजन से कंपेयर करके यहाँ पे बताया गया है। और न्यूट्रॉन जो होता है ये प्रोटॉन से थोड़ा ही भारी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल में, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक होता है ई, प्रोटॉन का प्रतीक होता है पी, न्यूट्रॉन का प्रतीक होता है एन। आसान है, ई से इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन, ठीक है। इकाई पॉजिटिव निगेटिव से आप याद रखेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है निगेटिव, ये है पॉजिटिव, और ये है आपका न्यूट्रल, ठीक है, उदासीन है ये। यहाँ पर आवेश देखेंगे कूलॉम में कितना है, तो यहाँ पर 1.60 यहाँ पे गुणित 10 की घात -19 है। यहाँ पर 1.60 गुणित 10 की घात -19, दोनों सेम ही है, और यहाँ पर है 0, उदासीन होने के कारण। परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 0.000549, यहाँ पे ये सब चीज़ आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ग्राम में भी यहाँ पे लिखा हुआ है 1.67 गुणित 10 की घात -24, ये दोनों सेम हैं। और यहाँ पे 9.1 गुणित 10 के घात -28, तो यहाँ पे कम है इलेक्ट्रॉन का, ऐसा क्योंकि -28 है ना। यहाँ पे 9.1 समझ के ज़्यादा मत समझ जाना, 10 की घात के जो पावर है यहाँ पे -28 है, तो ये वाला जो है इसका कम है। अगला है कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरण के जो प्रॉपर्टीज, इसको हम देखेंगे। तो कैथोड किरण जो है वो सीधी रेखाओं में गति करती, कैथोड किरण सीधे ऐसे सीधी रेखाओं में गति करती है। इसके मार्ग में अपारदर्शी वस्तु रखने पर छाया जो है वो पड़ जाता है, ठीक है। अगर इसके मार्ग में अपारदर्शी वस्तु रखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, तो छाया मिलेगा। तो कैथोड किरण क्या है, सीधी रेखा में गति करती है, मार्ग में अपारदर्शी वस्तु रखेंगे तो आपको छाया प्रतीत होगा। ये किरण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाती हैं। अगर आप विद्युत क्षेत्र रखेंगे तो विक्षेपित हो जाएगा, ठीक है। कैथोड किरण कम मोटाइल चादर को आसानी से भेद सकता है, मतलब इसमें भेदन क्षमता होती है। अगर कम चादर वाला, ये कम पतली चादर होगा तो इसको भेद जाएगा, ठीक है। कम मोटाई चादर को भेज सकती है, अतः इसकी जो भेजन क्षमता है वो अधिक होती है। कैथोड किरणों में गतिज ऊर्जा होती है। अगर आप इसके मार्ग में कुछ फैन जैसे रखेंगे तो इस फैन को ये घुमा देगा, तो इसमें गतिज ऊर्जा होती है। ये किरणें धातुओं में टकरा कर एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। ये किरणें गैसों में गुजारने पर उन्हें आयनित कर देती हैं। तो ये सारे जो हैं कैथोड किरणें के गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है इसको हम समझेंगे। इसको इन्होंने प्लग पुलिंग कटा हुआ तरबूज वाला मॉडल कहा था। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तो ये तरबूज जैसा है, और जो यहाँ पे दिख रहा है ये तरबूज के बीज जैसे जो आपको दिख रहा है। तो इन्होंने इसलिए प्लग पुटिंग या फिर कटा तरबूज मॉडल किसने दिया, ऐसा पूछा जाए तो थॉमसन ने दिया था, याद रख लीजिएगा। हालांकि इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ लेते हैं। इसके अनुसार परमाणु में धन आवेश बादल सा रहता है और ऋण आवेश कम इस बादल में यहाँ वहाँ धंसे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऋण आवेश है यहाँ वहाँ, जैसे तरबूज में उसका बीज धंसा होता है उसी तरीके से धंसा होता है। इस संरचना को तरबूज से समझा जा सकता है। मॉडल के अनुसार तरबूज का लाल हिस्सा जो है धन आवेशित हो गया, और बीज का जो हिस्सा है वो ऋण आवेशित हो गया। और परमाणु में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं। तो थॉमसन के अनुसार उन्होंने कुछ इस तरीके से समझाया था। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, शायद यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। अगला है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक के बारे में बताया था, और इन्होंने जो जिस हिसाब से प्रैक्टिकल किया था उसको हम पढ़ेंगे। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड और उनके विद्यार्थियों ने परमाणु को समझने के लिए एक प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने सोने के अत्यंत महीन पन्नी, मतलब पतली पन्नी को उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों, अब इन्होंने किस कणों का प्रयोग किया था पूछा जाता है तो अल्फा कण, रदरफोर्ड ने अल्फा कण का प्रयोग किया था, और सोने की जो पतली परत होती है, पतली पन्नी, उस पर जो है अल्फा कणों का बौछार किया था। और यहाँ पर आप इन्होंने क्या क्या देखा वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का जो निष्कर्ष निकला उसके हिसाब से परमाणु में एक धनावेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। इन्होंने ये पाया कि जो ज़्यादातर जैसे अल्फा कण गुजारे परमाणु में, तो ज़्यादातर जो अल्फा कण है वो आर पार चले गए और बीच में परमाणु जो है ना, इसी के कारण जो विक्षेपित हुआ, तो ज़्यादातर जो आपका किरण है वो बाहर निकल गया। इसलिए इन्होंने कहा कि परमाणु का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो खाली रहता है, ठीक है, और बीच में जो है वो आपका धनावेशित केंद्र होता है जिसे इन्होंने नाभिक कहा। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही रहता है। इन्होंने क्या कहा कि परमाणु को जो पूरा द्रव्यमान है वो नाभिक में ही रहता है। जैसे कि हमने आपका ग्रेविटी वाले क्लास में पढ़ा था ना, द्रव्यमान वाले नियम में, कि किसी भी जो सेंटर का, किसी भी अगर वस्तु को आप देखेंगे तो उसके जो सेंटर में ही उसका भार जो है केंद्रित रहेगा। तो वो गुरुत्वाकर्षण वाले जो चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, यहाँ पे अच्छे डिटेल से पढ़ाया था, तो इसी को ही इन्होंने कहा कि जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो नाभिक में ही स्थित रहता है। परमाणु के नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में अत्यंत छोटे होते हैं। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती। तो ये परमाणु हो गया, और नाभिक जो हो गया परमाणु के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा छोटा रहता है, और जो बीच का हिस्सा है ज़्यादातर वो खाली रहता है। परमाणु का अधिकांश भाग खाली रहता है। इसको कैसे पता चला कि ये जो किरणें हैं वो सीधी सीधी जैसे गुजर गई, तो इसको पता चला कि ज़्यादातर जो हिस्सा है वो खाली है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। इन वृत्ताकार पथ को हम कक्ष कहते हैं। जिस वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन घूमता है उसी को क्या कहा जाता है, कक्ष कहा जाता है। परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। 2 बार टाइप हो गया है। तो ये रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से इतना कुछ आपको याद रखना है। रदरफोर्ड को नाभिकीय रसायन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। रदरफोर्ड को परमाणु के नाभिक की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो क्या याद रखेंगे, रदरफोर्ड ने नाभिक के बारे में बताया, इंपॉर्टेंट है ना, नाभिक के बारे में किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया। ज़्यादातर हिस्सा खाली रहता है, रदरफोर्ड ने बताया। और रदरफोर्ड में अपने जो प्रैक्टिकल है उसमें कौन सी किरण का उपयोग किया था पूछा जाएगा, तो रदरफोर्ड ने अल्फा किरण का उपयोग किया था। इस मॉडल के दोष क्या क्या थे, इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, किंतु आवेशित होने के कारण ये कण जो है अपनी ऊर्जा निरंतर खोते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, इनके निष्कर्ष के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा खोता रहेगा तो ये जाकर नाभिक में ऊर्जा खोते खोते टकराया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो होता नहीं। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या ये नहीं कर पाए, इसलिए ये जो है रदरफोर्ड का दोष था, जो आप याद रख सकते हैं। इस प्रकार घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा खो देगा और अंत में क्या है, नाभिक में ही गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमाणु अस्थिर हो जाएगा और पदार्थ उस रूप में मौजूद नहीं होगा जैसा कि हम जानते हैं। तो ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दोष। अगला है बोर का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के बाद जो है बोर आए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए जो है नील्स बोर आए, और परमाणु के बारे में इन्होंने जो अपना मॉडल पेश किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की निर्धारित कक्षा कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है जिस कक्षा में, तो चक्कर लगाने के लिए भी कुछ नियम है जो कि बोर ने बतलाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन निर्धारित कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते। क्यों? अगर ऐसा करेंगे तो परमाणु जो है अस्थायी हो जाएगा, वो नाभिक से टकरा जाएगा। इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विकिरण नहीं करते, ऊर्जा नहीं खोते। किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बदलाव इन इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं में स्थानांतरण के कारण होता है। जब कक्षा बदलता है तब। इस नियम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र
2n² होता है। कई बार वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपका एमसीक्यू में पूछा गया है कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार या फिर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या और जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो होता है 2n², याद रखेंगे, ठीक है। जहां n जो है वो कक्षा की संख्या है, जो n क्या है, ये कक्षा की संख्या है। बोरबरी योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है। अब बार बार जो हम कक्षा कह रहे हैं तो ये आपका नाभिक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक कक्षा हो गया, दूसरा कक्षा हुआ, तो इसी का नाम किया गया है। जो नाभिक से सबसे पहले रहेगा उसको K, उसके बाद L, फिर उसके बाद M, फिर उसके बाद N, ऐसे अलग अलग नामकरण किया गया है, ठीक है। तो ये जो है इसी को KLMN को हम क्या कह रहे हैं, कक्षा, ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे बोरबरी योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं और इन कक्षाओं को KLMN और डैश डैश इसके आगे जाते जाएगा इत्यादि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नाभिक के समीप सबसे जो समीप रहेगा कक्षा उसको हम K कहेंगे, उसके बाद वो बढ़ते जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप ये नाभिक हो गया, तो जो नाभिक के सबसे समीप कक्षा है वो है आपका कक्षा K, उसके बाद ये जो है वो है आपका कक्षा L, फिर कक्षा M, फिर कक्षा N, ठीक है। दूसरी कक्षा को ML, ये तो हमने बता दी, ठीक। सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस कक्षा को संयोजी कक्षा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी परमाणु के सबसे जो बाहर कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, या फिर यूं कह ले कि कोई भी परमाणु संतुष्ट होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या फिर जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और उस कक्षा को जिसमें जो सबसे बाहरी कक्षा रहता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो उसको संयोजी कक्षा कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ये जो बोरबरी वाला मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अब बोरबरी योजना के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है, किस तरीके से निकाला जाता है, ये सब कुछ इसी से आप समझेंगे, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने देखा था 2n² होता है, और n क्या है, कक्षा हमने देखा KLMN ये हो सकता है। तो ये नियम क्या कहता है कि K कक्षा के लिए n की वैल्यू आप 1 लेंगे, L कक्षा के लिए n की वैल्यू आप 2 लेंगे। तो K कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, फॉर्मूला दिया गया है 2n², ठीक है। अब हमको K कक्षा लिख के n का वैल्यू क्या रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ पर रख दीजिए 2 गुणित 1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अर्थात ये जो K कक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 रहेगी, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन K कक्षा में रह सकते हैं। दूसरा है आपका L कक्षा, है ना। तो L कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, L की वैल्यू आप 2 लेंगे, तो क्योंकि वो दूसरे नंबर का कक्षा है, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुणित आपका 4 हो जाएगा, अर्थात 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर L कक्षा में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाएगी। इसी तरीके से M में n की वैल्यू 3 रखेंगे तो अधिकतम जो संख्या निकलेगी 18 निकलेगी इलेक्ट्रॉनों की। और यहाँ पर n कक्षा के लिए अगर आप n की वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ पर 32 निकलेगा। तो कोई भी कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, फॉर्मूला याद रखना, 2n का स्क्वायर, और KLMN कक्षा जो सबसे पहले रहेगा 1, तो उसमें n की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 में 2 रखेंगे, 3 में 3 रखेंगे। उस तरीके से अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप याद रख सकते हैं। और एक चीज़, एक फैक्ट याद रखना कि किसी भी परमाणु के जो सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, इसको भी हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने KLMN समझा, उसी तरीके से हम SPDF उप कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम जो संख्या उसको समझेंगे। तो S में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 2 रहता है, P में 6, और D में 10 और F में 14। ये जैसे KLMN कक्ष है, उसी तरीके से ये SPDF क्या है, उप कक्ष है, ठीक है। जैसे कि ये हमने देखा कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, S इसमें अधिकतम 2 रह सकता है, तो 1s2 पहला कक्ष, ठीक है। यहाँ पर 8, तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ये दूसरे कक्षा की बात कर रहे हैं, तो 2s2। अब S के बाद ही P आएगा, P के बाद D आएगा और D के बाद F आएगा, ठीक है। तो S2 ये तो ये उपकक्ष भर गया। अब बचा कितना, 6, ठीक है। तो 2 दूसरा कक्ष वाला 2 है, ये है ना।
उसके बाद P बचा S हो गया, तो 2 के बाद कितना बचा 8 होगा, तो 6 2 8। ठीक है, तो इस तरीके से कक्षा भरते जाएगा। तो S जैसे 2 से भर गया S, P 10 से भर गया P, D जो है 14 से भर गया, और F जो है आपका D एस पी जो है 6 से भरेगा, सॉरी है ना, मैं यहाँ पे बता देता कि एस जो है 2 से भरेगा, पी 6 से, डी 10 से, और एफ जो है 14 से। अब यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में एस पी डी एफ में, मैं जान रहा हूँ कन्फ्यूज़न आपको होगा जब तक आप अफवाह सिद्धांत को नहीं समझते। ठीक है, तो अफवाह सिद्धांत को आपको समझना ज़रूरी है, तब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालने कहा जाए, तो आप अगर इसको समझ गए तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो अफवाह सिद्धांत के अनुसार क्या है, इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षकों से अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में भरता है। इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा स्तरों का बढ़ता क्रम जो है आपको यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1s 2s 2p 3s 3p 3d ऐसे लिख लेना, और ऐसे आप आपको जाते जाना है। ठीक है, मतलब ये जो 1s है उसके बाद 2s आएगा, उसके बाद 2p 3s, उसके बाद 3p 4s, उसके बाद 3d, यहाँ पे उसके बाद 4p, कुछ इस तरीके से आपको बनाते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1s छोटा है, उसके बाद आपका आएगा 2s, ठीक है, इससे बड़ा, उसके बाद फिर 2p, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 3s, उसके बाद 3p 4s, उसके बाद 3d, उसके बाद आपका 4p। तो कुछ इस तरीके से ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में काम आता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम परमाणु क्रमांक 28 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करें, तो 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 अधिकतम जो बाहर में कक्षा में कितना रहता है 8, 2 8 कितना 10 हो गया 18, और आपका 18 और बच गया 8, तो फिर आपका 8 आ जाएगा क्या, 8 16 24 25 26 2। ठीक है, तो इसको आप क्या है इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1s2, ठीक है, 1s2, उसके बाद 2s2 यहाँ पे किए, और p, तो यहाँ पे आप काउंट कर दीजिए 2 4 और 10 हो गया 12 13, 10 2 12 हो गया, और 12 और 6 कितना हो गया 18 19 20 और 28। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आप कुछ इस तरीके से ही करते जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं अफवाहों का सिद्धांत। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर प्रैक्टिस कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कक्षाओं एवं उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। जो कक्षाओं में हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं, जिस कक्षा को क्या हो जाए के एल एम एन, उपकक्षा जैसे एस पी डी एफ, तो इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप निकालेंगे, सोडियम का परमाणु जो क्रमांक होता है, आप सबका आपको परमाणु क्रमांक याद रखना होगा। ठीक है, जिन लोग साइंस बैकग्राउंड से उनको पता होगा परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। आगे मैं आपको इसी स्लाइड में परमाणु क्रमांक परमाणु द्रव्यमान भी बताऊंगा। तो एक पीरियोडिक टेबल होता है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आगे मैं आपको पीरियोडिक टेबल जो आवर्त सारणी उसके बारे में बताऊंगा। उसमें आपको और नहीं तो वैसे तो आपको कम से कम 20 से 25 जो है लगातार, जो 20 से 25 तत्व है वो आपको ध्यान में रखने हैं परमाणु क्रमांक, और जितने ज़्यादा आप चाहो याद रख सकते हो, लेकिन कम से कम 20-22 याद रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 11, और इसी के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। तो 11 को आप क्या किससे विभाजित करेंगे, 2, यहाँ यहीं पे आपको बताता हूँ, 2 हो गया, उसके बाद 8, क्योंकि आपका 8 से ज़्यादा कोई भी कक्ष में रहता नहीं, तो 2 और 8 कितना हो गया 10, बचा कितना 1, तो इस तरीके से आप निकालेंगे। अब इसको आप 1s2 में आप तोड़ेंगे, तो 1s2 पहला कक्ष भर गया है ना। अब ये जो 2 है वो दूसरे कक्ष की बारे में बात कर रहे हैं, तो 2s2, क्योंकि s में 2 से ज़्यादा नहीं रहता। उसके बाद p, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा 2 लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप लिख लीजिए कि दूसरे कक्षा का ये इंडिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, बचा कितना 6, p में 6 से ज़्यादा नहीं सकता। अब हम आएंगे सीधा 3 में। ठीक है, तो 3s कितना है, यहाँ पे एक ही बचा है, तो यहाँ पे 1। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका होगा। अब मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो इसमें 12 होता है, तो 2 8 2, तो ऐसे ही हो गया। यहाँ पे 3s जो 1 था यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कैल्शियम का होता है 20, तो आपका 2 8 8 2, ठीक है, 10 और इधर 10 20 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर
पहला कक्षा में 1s2 हो गया, ठीक है। दूसरे कक्षा में जो है 2s2 2p6, ठीक है, दूसरे कक्षा भी चले गया। अब तीसरे कक्षा में आते हैं 3s2, यहाँ तक ये रुक गया था, ठीक है। इसमें क्या है, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर 2 के बाद p6 हो गया। अब काउंट कर लो, 2 और 2 4 10 12 और 18, ठीक है। और हमारे पास है 20, अभी भी 2 बचा हुआ है। तब हम आ जाएंगे 4s2, ठीक है। तो हम एसपीडी वाला कैसे कर रहे हैं, यहाँ से 1s 2s 2p और 3s 3p 4s। बस आपको क्या रखना है कि s में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, आपका d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में आपका 14 इलेक्ट्रॉन आता है। जैसे आप इसको समझ जाएंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अब एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। ये क्या चीज़ होता है, इसको आप समझिए। किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे इसके बाहर कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, मैग्नीशियम के बाहर कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, कैल्शियम के बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा वाला क्या है ये, तो इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसी को ही, जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये जो है क्रिया में भाग लेता है। किसी भी परमाणु के भीतर कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे एग्जांपल पे आप समझिए, मैग्नीशियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 12, तो 2 और 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 8 जो है आपका, इसके बाद 2 8 के बाद फिर 2 बचेगा, 2 8 10 और 2 12। तो ये जो है बाहरी कक्षा, हमने देखा था कि बाहरी कक्षा का जो है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अब बाहरी कक्षा के अलावा जो बच जाएगा वो कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 20 है, तो क्या हो जाएगा, 2 8 8 और ये 8 2 10 हो गया, फिर इधर 2 बच गया, ठीक है। तो ये जो 2 है आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जो बचा, ये जो शेष बच जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन के अलावा, वो आपका कोर इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का बहुत सिंपल फंडा है, कोई भी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक गुणधर्मों में संबंध, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा ऊर्जा वाली होती है अन्य इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा। किसी तत्व के परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा उस तत्व की संयोजकता निर्धारित की जाती है। संयोजकता अर्थात कोई भी परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है या फिर कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, ये हम संयोजी इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ही समझते हैं। विभिन्न तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो तो उसे रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। अगर किसी भी चीज़ का, किसी भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन समान है, थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ, यहाँ पर मैग्नीशियम में आप देखेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पर कैल्शियम में भी संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 दिख रहा है। तो ये क्या कह रहा है, अगर विभिन्न तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो तो उनके रासायनिक गुणधर्म में समानता पाई जाती है, ठीक है। विभिन्न तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की भिन्न भिन्न अगर हो तो उनके रासायनिक गुण में भिन्नता पाई जाती है। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो वे तत्व एक जैसे गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, और अलग है तो अलग उसमें भिन्नता देखने को मिलता है। किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आवर्त सारणी में उस तत्व की वर्ग संख्या के बराबर होती है। तो ये सारे जो फैक्ट है वो आप ध्यान में रखेंगे। अगला है संयोजी इलेक्ट्रॉन का क्या महत्व है। तो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। इसको गांठ बांधकर याद रख लीजिए, कई बार पूछा गया, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाला आपका जो कण है वो कौन सा है। आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इस तरीके से दिया रहेगा, आसानी से आप बता देंगे इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑप्शंस में रहेंगे तो आप डाउट में आ जाएंगे। तो याद रखेंगे कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है यही अभिक्रिया में भाग लेता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, इंपॉर्टेंट है। अगला है किसी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा उस तत्व की संयोजकता निर्धारित करता है। ये तो मैंने आपको बता दिया था। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति उसके परमाणु में विद्यमान संयोजी इलेक्ट्रॉन पर ही निर्भर करता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन देखिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। संयोजकता क्या होता है, तो किसी तत्व के परमाणु द्वारा प्राप्त
या फिर खोए गए या फिर साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम संयोजकता कहते हैं। उदाहरण के लिए आप नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का अगर आप नाइट्रोजन नहीं है, सोडियम है, सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है आपका 2 8 1। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और प्लस आयन बनाएगा, है ना। तो जो भी प्लस आयन बनता है वो जब त्यागता है तो उसमें हम धन आयन लगाते हैं और जब वो ग्रहण करता है उसमें ऋण आयन लगाते हैं। तो यहाँ पर संयोजकता एक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके देखिए जो बाहरी कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके लिए आसान क्या है, एक इलेक्ट्रॉन दे दे, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। जो आसान है उसको हम समझेंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता एक होगी। यहाँ पर मैग्नीशियम में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकले 2 8 2, ये 12 है ना इसका परमाणु क्रमांक, तो 2 ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम जब आयन बनेगा तो इसमें हम प्लस प्लस या फिर 2 प्लस लगाएंगे और इसकी जो संयोजकता हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। क्लोरीन की संयोजकता 1 कैसे होगी, क्लोरीन में 17 परमाणु क्रमांक है तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 8 और 7। अब इसके बाहरी कक्षा में 7 है, ये 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा बल्कि एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना अष्टक पूरा करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए इसकी संयोजकता एक। ठीक है, संयोजकता होता क्या है, अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन वो त्याग रहा है या फिर ग्रहण कर रहा है उसको हम संयोजकता कहते हैं। ठीक है, अब ये जो आपको पीरियोडिक टेबल दिख रहा है, ठीक है, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, और आप समझ लीजिए कि ये एक आवर्त सारणी है जिसमें आपको तत्वों के बारे में बताया जाता है। जैसे कि ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक 1 है, यहाँ पे परमाणु क्रमांक 2 है, ये हीलियम है, ये बोरॉन है और ये लिथियम है। तो इस तरीके से आपको कम से कम 20 से 25 इस लाइन तक तो याद रख ही लेना आप। ठीक है, कैसे याद रख लोगे, यूट्यूब में बहुत सारे ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे या फिर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको याद हो जाएगा कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, कार्बन का आपका 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो ये धीरे धीरे आपको याद होने लग जाएगा। और जो परमाणु क्रमांक का लगभग लगभग दोगुना होता है परमाणु द्रव्यमान, जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु क्रमांक लगभग उसका डबल 12, इस तरीके से लगभग लगभग होता है। आगे मैं आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान के बारे में भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो पीरियोडिक टेबल है उसको आप याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, आपके ऊपर है, ट्रिक मिल जाएगा और उसको प्रैक्टिस करके आप याद रखते हैं। अगला है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, था एटॉमिक नंबर और जो मास नंबर है, ये क्या चीज़ होता है ये हम देखते हैं। तो ये परमाणु के अपरमाणु कणों द्वारा ज्ञात किया जाता है। अपरमाणु कण क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसी के द्वारा हमको परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान के बारे में पता चलता है। अब कोई भी परमाणु का द्रव्यमान कहाँ पे रहता है, केंद्र में। अब केंद्र में क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका केंद्र हो गया परमाणु का। केंद्र में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और चारों ओर चक्कर लगा रहा है आपका इलेक्ट्रॉन। तो द्रव्यमान कैसे निकलेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब आप जोड़ेंगे तो द्रव्यमान निकल जाएगा। और परमाणु क्रमांक जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन जितना रहता है या फिर प्रोटॉन जितना रहता है वो आपका परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या हो जाता है। तो इसको हम समझेंगे। ये परमाणु के अपरमाणु कणों द्वारा ज्ञात किया जाता है। न्यूट्रॉन कण हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो डायरेक्ट पूछा जा सकता है। हर परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन पाया जाता है लेकिन हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता। तो हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों कक्षा लगाते हैं। और किसी भी आवेशित परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती, जो आवेशित होता है उसमें अनावेशित है ना, उदासीन। नाभिक में उपस्थित अपरमाणु कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। अब हम समझते हैं, टॉपिक में आते हैं परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेंटर में ये है प्रोटॉन, तो जो कुल प्रोटॉन की संख्या रहेगा इसको हम क्या कहेंगे, परमाणु संख्या। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों को हम क्या कहेंगे, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो कुल प्रोटॉनों की संख्या को हम कहते हैं परमाणु संख्या
और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जब इकट्ठा हम दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो द्रव्यमान हो गया, और सिर्फ प्रोटॉन पे हम ध्यान दे रहे हैं तो परमाणु क्रमांक हो गया, परमाणु संख्या हो गया। परमाणु संख्या को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर आप समझिए लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 8 लिखा है और यहाँ पे लिखा है 15.999 लगभग 16, इसके दोगुना रहता है, तो ये है जो कम वाला दिखेगा वो आप समझ जाएंगे परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है। बीच में एलिमेंट का जो सिंबल है, जैसे ऑक्सीजन के लिए O लिखा है, हाइड्रोजन के लिए H लिखा होगा, सोडियम के लिए Na लिखा होगा, तो ये आपका सिंबल है। और नीचे आपका एटॉमिक मास देखने को मिल रहा है। कई जगह उल्टा भी लिख दिया जाता है, परमाणु क्रमांक यहाँ पर दिया जाएगा, जिससे कि यहाँ पर हम कार्बन का लेते हैं तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 12 ऐसे लिखा हुआ दिखेगा। कहीं पर आपको कार्बन यहाँ 12, यहाँ पे 6, तो जहाँ आप कम देखेंगे समझ जाना वो परमाणु संख्या है, ज़्यादा दिखेगा वो परमाणु द्रव्यमान है। अगला है आपका द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग जो है वो आपका द्रव्यमान संख्या होता है। अब हाइड्रोजन के बारे में हमने भी ये पढ़ा था कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए हाइड्रोजन में क्या है आपका, देखेंगे हाइड्रोजन में तो प्रोटॉन तो है एक लेकिन न्यूट्रॉन नहीं है, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक भी 1 हो जाता है, और ये न्यूट्रॉन नहीं है तो इसका द्रव्यमान भी 1 हो जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है इसलिए ये होता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है द्रव्यमान संख्या, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, जबकि परमाणु संख्या को जेड से हम प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका क्या है, द्रव्यमान, ऑक्सीजन की ही हम कंपेयर करके पढ़ रहे हैं, तो इसको हम ए से प्रदर्शित करेंगे, और ये जो जेड है ये है आपका परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान संख्या को मापने की जो इकाई है इसको यूनिफाइड मास यू से प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन ई, प्रोटॉन को P प्लस तथा न्यूट्रॉन को N द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक कुछ इस प्रकार दिखाया जाता है, जैसे कि ये है आपका एटॉमिक नंबर, ये आपका सिंबल है, ये हो गया आपका हीलियम का एलिमेंट सिंबल He, ये एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक, ठीक है। तत्व का जो प्रतीक है आप देखेंगे यहाँ पर रहेगा, उसके बाद यहाँ नीचे में परमाणु क्रमांक लिखा है, देखेंगे परमाणु क्रमांक नीचे लिखा है और परमाणु द्रव्यमान ऊपर लिखा है, तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो ये आप याद रखना, परमाणु संख्या नीचे, द्रव्यमान संख्या ऊपर। लेकिन कई बार ऊपर नीचे कोई भी कुछ भी लिख देता है, लेकिन लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। उदाहरण के लिए सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, द्रव्यमान 23 है, तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, सोडियम का प्रतीक Na, परमाणु का क्रमांक 11 और ये 23 है इसका द्रव्यमान, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे, इसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या से आपको परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान निकालना होगा। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक जो है 19 है तथा द्रव्यमान जो है आपका 39 है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, तो परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन यहाँ पर कितना दिया है, 19 दिया है, और द्रव्यमान दिया है 39, ठीक है। मतलब द्रव्यमान जो है आपका ए दिया है 39। अब यह क्या बोल रहा है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या आपको निकालना है। तो न्यूट्रॉन, आप नाभिक आप देखेंगे तो नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, ये है आपका नाभिक। यहाँ पर हमको प्रोटॉन दिया हुआ है 19 और ये कुल द्रव्यमान इन दोनों का योग होता है, तो कुल द्रव्यमान दिया हमको 39। अब हमको n निकालना है, तो 39 में 19 घटा दीजिए आप, 39 में 19 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका 20 आ जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। अगला है, एक परमाणु में नाभिक में 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन है ना। न्यूट्रॉन जो है आपका 12, प्रोटॉन जो है आपका 11, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है और उसकी संयोजकता व कक्षाओं में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। तो द्रव्यमान जो है आप कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही पाया जाता है सेंटर में, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ने पर 23 आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है ये संयोजकता और कक्षाओं में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालेंगे
तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, परमाणु क्रमांक से निकाला जाता है, ठीक है। और परमाणु क्रमांक यहाँ पर आप कुछ फॉर्मूले भी याद रखना, जैसे द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या होता है, उसी तरीके से परमाणु क्रमांक जो है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर भी होता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, यहाँ पर हमको प्रोटॉन की संख्या 11 मिल गया, तो प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर जो है आपका टोटल हम उनको इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाएगा 11। 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे तो यही तो आपका परमाणु संख्या है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे क्या हो जाएगा, 2, 8 और 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 हो जाएगा और इसका संयोजकता जो है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि ये एक जो है त्याग सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगला है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है और उसकी द्रव्यमान संख्या 66 है, इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितने प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे, तो आप इसको घटा देंगे 66 में 30 बचेगा कितना, 36, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप क्या याद रखना, द्रव्यमान बराबर होता है, द्रव्यमान का आप फॉर्मूला आप मैं आपको यहाँ पर बना के दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला बनाता हूँ, द्रव्यमान A बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसको आप छोटा भी लिख सकते हो, A बराबर P प्लस N, ये आपके द्रव्यमान का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और परमाणु क्रमांक Z बराबर क्या होता है, आपका प्रोटॉन की संख्या P बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या E, ये होता है आपका द्रव्यमान, ये क्रमांक, ठीक है। अगर ये चीज़ ये याद रहेगा, ये ध्यान में रहेगा, तो आप आसानी से कोई भी न्यूमेरिकल बना पाओगे। फिर अगला आपका समस्थानिक, परमाणु भार और समभारिक, ये आइसोटोप्स, एटॉमिक मास एंड आइसोबार से क्या होता है। तो समस्थानिक क्या होता है, प्रकृति में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनके परमाणुओं की संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, ऐसे तत्व को समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक का क्या मतलब है, सम स्थान, मतलब एक ही स्थान में रखा जाता है इसको, जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले पीरियोडिक टेबल दिखाया था ना, आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के हिसाब से उसको जमाया गया है। अब ऐसे बहुत सारे प्रकृति में तत्व पाया जाता है जिसका परमाणु क्रमांक समान है, तो समान परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को हम कहाँ रखेंगे, एक ही जगह में रखेंगे, इसलिए एक ही स्थान में है, इसलिए क्या हो गया ये समस्थानिक। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान हो उसको हम समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। संख्या समान हो, द्रव्यमान भले ही भिन्न हो, क्योंकि संख्या के आधार पर ही, जो परमाणु संख्या के आधार पर परमाणु क्रमांक निकाला जाएगा, परमाणु क्रमांक के आधार पर ही उसको एक स्थान में रखा जाएगा और एक ही स्थान में रखने का कारण समस्थानिक, ठीक है। तो प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहती है, इस कारण परमाणु संख्या तो समान रहती है लेकिन जो द्रव्यमान है वो भिन्न भिन्न हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से निकाला जाता है। अब परमाणु जो है, प्रत्येक परमाणु का प्रोटॉन समान रहेगा लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, इसलिए वो ऐसा हो जाता है कि एक स्थान में इसको रखा जाता है। जैसे कि आप हाइड्रोजन में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन के अलावा ड्यूटेरियम और आपका ट्राइटेनियम एक समस्थानिक है हाइड्रोजन के, इसको आप कैसे याद रखेंगे, हाइड्रोजन में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, तो केंद्र आप किससे बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, सिर्फ एक प्रोटॉन पाया जाता है, तो हाइड्रोजन का जो है द्रव्यमान कितना हो गया, 1+0, हाइड्रोजन का द्रव्यमान हो गया आपका 1, ठीक है। अब एक हो गया आपका ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन पाया जाता है, तो इसका जो परमाणु जो द्रव्यमान है वो 1+1 कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा ड्यूटेरियम का, ठीक है। अब जो ट्राइटियम है इसमें प्रोटॉन जो है वो 2 पाया जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 2 प्रोटॉन पाया जाता है, सॉरी जो 2 न्यूट्रॉन पाया जाता है, यहाँ पर 1 न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, यहाँ पर ड्यूटेरियम में आपका 2 न्यूट्रॉन है और ट्राइटेरियम में क्या है आपका, यहाँ पर एक भी न्यूट्रॉन नहीं, यहाँ पर 1 न्यूट्रॉन है और यहाँ पर आपका 2 न्यूट्रॉन है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम द्रव्यमान देखेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, लेकिन परमाणु क्रमांक तो हम प्रोटॉन के आधार पर ही निकालेंगे, तो सबका परमाणु क्रमांक क्या है, 1 1 1 हो गया। अब इनको हम जब आवर्त सारणी में रखेंगे तो एक ही जगह में रखेंगे, तो ये हो गया आपका समस्थानिक।
समस्थानिक में परमाणु संख्या को परमाणु संख्या समान रहने के कारण उन्हें अलग अलग नहीं किया गया है और इन्हें समस्थानिक कहा जाता है। उदाहरण के लिए कार्बन के 3 समस्थानिकों में कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 है। इनमें सभी का द्रव्यमान संख्या जो है क्रमशः 12, 13 और 14 है। कार्बन में 6 परमाणु होता है, जिसका मतलब है कि कार्बन के सभी परमाणु में जो प्रोटॉनों की संख्या है वो 6 है और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 6, 7 और 8 है। ठीक है, तो हमने मोटा मोटी यहाँ पे क्या समझा कि प्रोटॉन तो सब में एक जैसा रहेगा, न्यूट्रॉन किसी में कम है ज़्यादा है, इसी के कारण समस्थानिक जो है बन जाता है। ठीक है, एक अगला है आपका समभारिक। समस्थानिक के जैसा एक है आपका समभारिक, ऐसे तत्व जिसमें द्रव्यमान समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो। यहाँ पर समभार, भार पे आप ध्यान देंगे इसलिए द्रव्यमान समान है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं किसका किसका द्रव्यमान समान है। तो यहाँ पर Ar हो गया, आर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया और कैल्शियम हो गया। इसका अगर आप देखेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक है 18, 19, 20, लेकिन सबका द्रव्यमान आपको 40, 40, 40 देखने को मिलता है। तो ऐसे तत्व जिसका द्रव्यमान समान होता है उसको हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स या फिर समभारिक कहते हैं। अब समस्थानिक और समभारिक में थोड़ा सा अंतर देख लीजिए। समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। समभारिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है जबकि दोनों का योगफल जो है वो समान रहता है। योगफल समान रहता है अर्थात द्रव्यमान हम योगफल से निकालते हैं। परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न रहता है। इसमें उल्टा होता है, परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न रहता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इसका समान आता है क्योंकि परमाणु क्रमांक समान रहेगा तो इलेक्ट्रॉन समान रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका समान नहीं आएगा। रासायनिक गुण जो है समान होता है, रासायनिक गुणधर्म समान नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सब अलग अलग तत्व ही आ गए। भौतिक गुण भी समान होते हैं, केवल भौतिक यहाँ पे भौतिक गुण भिन्न होते हैं, यहाँ पर केवल भौतिक गुण समान होते हैं। तो यहाँ पर इन सब के जो भौतिक गुण है वो समान रहेंगे लेकिन रासायनिक गुण समान नहीं रहेंगे। तो अब हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब जितना हमने पढ़ा उससे संबंधित एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे जो पहला प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिकों में अलग क्या होता है। तो तत्व के समस्थानिक में अलग क्या होता है, अभी जस्ट हमने देखा कि न्यूट्रॉन जो है वो अलग होता है जबकि प्रोटॉन सब में एक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, न्यूट्रॉन। अगला है, नीचे दिए गए परमाणु वादों ने सब में से सबसे पहली बार किसने इलेक्ट्रॉन को शामिल किया गया था। तो इलेक्ट्रॉन की जब भी बात आए आप याद रखना, थॉमसन, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी या इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले किसी ने बताया था, तो वो है जे थॉमसन। यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है के 19 और यहाँ पर 39, इस साइड भी लिखा जा सकता है, इस साइड भी लिखा जा सकता है। आपको बताना निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इस परमाणु के पास 39 इलेक्ट्रॉन है, इस परमाणु के पास 39 प्रोटॉन है, इस परमाणु के पास 19 इलेक्ट्रॉन है, कौन सा सही है। तो हमने क्या देखा था कि जो नीचे लिखा जाता है उसको हम कहते हैं परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक आपका इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन के बराबर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन के बराबर 19, मतलब इस परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 19 होगा। इस तरीके से अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा एमसीक्यूज बन जाएगा। अगला है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, अभी जस्ट देखा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, यहाँ पर सॉरी रदरफोर्ड ने की थी ना प्रोटॉन की खोज। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के माध्यम से बताया था कि बाकी जो हिस्सा खाली और बीच में जो है भारी नाभिक है और नाभिक प्रोटॉन के कारण है ना, तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकरल ने की थी। इसको डायरेक्ट याद रख लीजिए, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो हमने देखा था कि कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र जो है 2n का स्क्वायर है, जहाँ पर n में हम KLMN के हिसाब से k की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ऐसे रखते जाते हैं। तो जो हमको बाहरी कक्ष का जो है हमको समझ आता है कि कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2n का स्क्वायर। अगला है, पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ तो आपको जॉन डाल्टन दिख रहा है, अगर जॉन डाल्टन नहीं दिखेगा तो आप कणाद जो है महर्षि कणाद वो वाला ऑप्शन ले सकते हैं।
अगला है परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है नाभिक का आकार, ना कि परमाणु का आकार। तो परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। तो अस्थायी कण क्या है, इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है कि न्यूट्रॉन है। सब में इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन भी रहता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो जैसे हाइड्रोजन में नहीं रहता। और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, और ये उदासीन है। ठीक है, तो अस्थायी कण न्यूट्रॉन याद रखना, ये अस्थायी कण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। तो परमाणु क्रमांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। Z बराबर होता है E मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और P मतलब प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होता है। तो नाभिक में क्या होता है, नाभिक में आपका होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर जो कक्षा करते हैं वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला है निम्न में कौन सा आवेश रहित कण है। तो आपको पता ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो आप P से प्रोटॉन तो P से प्लस, इलेक्ट्रॉन का माइनस, और N न्यूट्रॉन, N से न्यूट्रॉन, N से न्यूट्रल और उदासीन ऐसे याद रखना। तो इसमें कोई आवेश नहीं रहता। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं। ठीक है, तो कौन जो है वो परमाणु में समान रहता है। हमने देखा था कि आपका ये हो गया प्रोटॉन, हो गया न्यूट्रॉन, हो गया इलेक्ट्रॉन, हो गया। ये क्या पूछ रहा है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं। तो समान संख्या में क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, वो समान रहता है। न्यूट्रॉन अलग अलग होता है, उसी कारण समस्थानिक बनता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो वाला ऑप्शन सही जवाब आपका आ जाएगा। अगला है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था। तो ए मिलिकन, ए मिलिकन के बारे में याद रख लीजिएगा। ए मिलिकन जो है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण सबसे पहले किया था, और इन्होंने एक विधि तैयार की जो तेल बूंद प्रयोग कहलाता है। उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 10⁻⁻16 विद्युत आवेश का नवीनतम मान यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ डिटेल। तो यहाँ पे आप बस ये याद रख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन में जैसे आवेश होता है, इस आवेश के बारे में बताया, निर्धारण किसने किया, ए मिलिकन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणित 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये घात में है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये वाला ऑप्शन देख के इसको याद रख लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, माइनस। ठीक है, माइनस, क्योंकि वो ऋण आवेशित है इलेक्ट्रॉन, तो माइनस ध्यान रखना, -1.6 गुणित 10⁻⁻19। अगला है रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया। तो रदरफोर्ड, जब भी आप देखेंगे आप नाभिक या फिर आप अल्फा कण, और आपका एक फैक्ट आ जाएगा प्रोटॉन, इतना याद रख लेना रदरफोर्ड के बारे में। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, परमाणु नाभिक मतलब केंद्रक, तो परमाणु के केंद्रक के बारे में ये आंसर आ जाएगा। परमाणु विद्युतः क्या होते हैं, परमाणु आपका धनात्मक रूप से या फिर ऋणात्मक या फिर आपका उदासीन। तो परमाणु जो है वो उदासीन होता है, जबकि परमाणु के कण जो होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन जो है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव, और न्यूट्रॉन जो उदासीन। लेकिन अगर हम पूछें परमाणु के बारे में तो ये उदासीन आंसर आएगा। अगला है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ये आप टेबल याद रख लेना कौन सी ईयर में किसने किसने खोजा था। तो प्रोटॉन जो है 1909 के हिसाब से रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन जो है जेम्स चैडविक में 1932 के आसपास, और इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने 1897 में। ठीक है, तो जेम्स चैडविक ने क्या खोजा था, न्यूट्रॉन। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृतिक पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है, सीधा याद रख लेना। ठीक है, ऑस्टिन ने 1905 में प्रकाश की अवधारणा प्रस्तुत की थी, जिसके अनुसार प्रकाश के द्वैत प्रकृति कण और तरंग प्रकृति होती है। इस प्रकार लुईस डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन की अवधारणा प्रस्तुत की, जो कि द्वैत प्रकृति कहलाती है। तो सीधे सीधे आप क्या याद रखना, द्वैत प्रकृति कौन प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन। अगला है पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे। तो पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता थे एंडरसन। ठीक है, पॉजिट्रॉन या फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाया जाने वाला एक मौलिक कण है। तो पॉजिट्रॉन क्या है, एक
पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, जो कि किसने खोजा था? एंडरसन ने खोजा था। यह धन आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन है। इसके गुण इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं, किंतु दोनों में यह अंतर होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण आवेश युक्त होता है, जबकि पॉजिट्रॉन धन आवेश युक्त कण है। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के समान होता है। पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कार्ल एंडरसन। तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, लेकिन जो धन आवेशित इलेक्ट्रॉन है उसको पॉजिट्रॉन कहा जाता है, जिसकी खोज करता है एंडरसन। अगला है, निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन के जो तरंग प्रकृति है उसके बारे में ड्रीव ब्रॉगली ने बताया था। उसी के आधार पर उसने द्वैत प्रकृति जो है आधार बताया था। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? तो परमाणु का रासायनिक जो व्यवहार है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। ये आपको याद रखना है। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। किसी परमाणु में द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को हम क्या कहते हैं? तो परमाणु में द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे आप ऑप्शन के हिसाब से आप देखेंगे तो द्रव्यमान क्षति वाला ऑप्शन आ जाएगा। द्रव्यमान क्षति क्या होता है? नाभिक का नाभिक का द्रव्यमान नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग के द्रव्यमान से जब कम हो जाता है तो उसी को हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो कुल संख्या उसके हिसाब से द्रव्यमान आना चाहिए, लेकिन उससे थोड़ा कम आए तो उसको हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता रहता है? तो कौन सा कण जिसमें आवेश नहीं होता? न्यूट्रॉन में आवेश नहीं होता, ये उदासीन रहता है। अगला है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है? ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, शून्य होती है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की बात करें जाए तो ऊर्जा जो है वो धनात्मक होती है। किन किरणों में प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो अल्फा कण। रदरफोर्ड ने जो प्रैक्टिकल किया था तो अल्फा कण के हिसाब से ही किया था। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक तो जो होता है उसको हम कहते हैं स्वीट 12। कार्बन 12 को परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक घोषित किया गया है। अगला है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण आवेशित होता है और धन आवेशित इलेक्ट्रॉन को ही पॉजिट्रॉन कहा जाता है, जिसकी खोज करता है एंडरसन। अगला है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या। तो नाभिक की द्रव्यमान जो संख्या है सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होती है। ठीक है, नाभिक में जो द्रव्यमान संख्या रहेगा परमाणु क्रमांक से ज़्यादा ही रहेगा। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। हमने आपको अच्छे से बार बार ये चीज़ बताया कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रहेगा। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? इलेक्ट्रॉन आपका 9 है और 10 आपका न्यूट्रॉन है। तो नाभिक में क्या होता है? नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है और यहाँ पे चारों ओर घूमता है इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर परमाणु संख्या होता है। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन हमको यहाँ पर मिल गया 10 और प्रोटॉन नहीं दिया है, लेकिन दिया तो है आपका इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन के बराबर हो जाता है, तो ये 9। अब 10 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है यहाँ पर आप देखेंगे तो वो जो अफवाह सिद्धांत है वहाँ से ये वाला आंसर निकाल सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे आप आएंगे तो S, S, P, D और 3S आ गया, जबकि यहाँ पे ये जो D है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा। D तो भरा ही नहीं है, यहाँ पे 3S2 आ गया। तो ये जो है आपका संभव नहीं है, क्योंकि SPD में कक्षों की संख्या, KLMN में कक्षों की संख्या, सब चीज़ मैंने आपको बता दिया था। अगला है, ये जो है किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? इसको जोड़ दीजिए 2, 2, 4 और यहाँ पे 10। तो आपका जो 10 है, आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए कि 10 परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो याद रखेंगे सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसमें प्लस लग जाएगा और इसका हो जाएगा 10। तो यहाँ पे Na+ और यहाँ पे
ये नियॉन वाला जो है इसका भी 10 होता है। तो ये आंसर आप कैसे याद रखेंगे, जब आपको आवर्त सारणी के तत्वों के परमाणु क्रमांक को याद रहेगा तब इस तरीके से क्वेश्चन आप बना पाएंगे। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जब उच्च से निम्न में आता है। तो किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप देखेंगे और बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन इसको देखेंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, परमाणु के जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो कुल संख्या होती है उसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और संयोजी इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही संयोजकता का निर्धारण किया जाता है। तत्व ए की परमाणु संख्या 13 हो तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए। 2, 8 और 3, बाहरी में 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका 3 हो जाएगा। अगला है अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता के सिद्धांत के बारे में बताया था। इसको आप देख लीजिए क्या है। 1927 में जर्मनी के थे जर्मन भौतिक विज्ञानी, नोबेल पुरस्कार विजेता थे वर्नर हाइजेनबर्ग। इनके द्वारा अनिश्चितता का सिद्धांत बताया गया कि हम किसी कण जैसे कि फोटोन या फिर इलेक्ट्रॉन की स्थिति और गति दोनों का पूर्ण सटीकता से इनका हम जान नहीं सकते। तो है ना, किसी भी कण को, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे फोटोन हो, इसके गति के बारे में एकदम पूर्ण सटीकता के साथ नहीं जाना जा सकता। इसी को इन्होंने अनिश्चितता का सिद्धांत कहा। तो क्या पूछा जाएगा कि अनिश्चितता का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया, तो हाइजेनबर्ग ने। अगला है इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता। यह कथन क्या है, यही हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति और वेग, इसको सही ढंग से एग्जैक्ट नहीं निकाला जा सकता, इसी को हम अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। वह कण जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने का काम करता है वो क्या कहलाता है, कणों को बांधे रखने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने का काम करता है वो आपका मेसॉन कहलाता है। ठीक, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस टाइप का होता तो आप इलेक्ट्रॉन लगाते, लेकिन यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो कभी भी आप संयोजी इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो रासायनिक क्रिया पर, रासायनिक प्रकृति किसी इसी पर निर्भर करता है, इसी हिसाब से रासायनिक क्रिया करती है। ये सब चीज़ जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है परमाणु का। अगला, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर किस पर करता है, तो परमाणु संख्या, क्योंकि परमाणु संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला है मेसॉन की खोजकर्ता, तो मेसॉन की खोजकर्ता आपका थॉम, यहाँ पे मेसॉन के खोजकर्ता जो थे उनका नाम है युकावा। ठीक है, मेसॉन के खोजकर्ता युकावा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो क्लोरीन का जो होता है 17 होता है परमाणु क्रमांक, और 17 को आप कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2, 8 और 7। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब आ जाएगा। अब इसकी संयोजकता पूछी जाएगी तो 1 हो जाएगा क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगला, निम्न में से कौन सा एक परमाणु भाग नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब परमाणु में पाया जाता है, फोटोन नहीं पाया जाता। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है। दो इलेक्ट्रॉन जब एक ही कक्षा में होता है तो उसमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। ठीक, इसको आप डायरेक्ट याद रखना है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उसमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। ठीक है, अगर दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में है तो जो चक्रण होगा वो विपरीत होगा। परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था। ये डाल्टन ने बताया था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। अगला है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है। तो परमाणु की त्रिज्या अगर पूछा जाए तो परमाणु के बारे में पूछा जा रहा है तो 10⁻⁻10 मीटर, और परमाणु के नाभिक के बारे में पूछा जाएगा तो नाभिक का आकार जो है लगभग 5 गुना कम होता है ना परमाणु से, तो इसमें आप याद रखना 10⁻15 मीटर। तत्व की प्रकृति को ज्ञात किससे किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा, परमाणु क्रमांक के द्वारा, या फिर परमाणु द्रव्यमान के द्वारा, या फिर परमाणु की भार के द्वारा। तो हम तत्व की प्रकृति को संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन इत्यादि से ज्ञात कर सकते हैं और ये सब चीज़ हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब आ जाएगा।
तो दोस्तों इस तरीके से ये टॉपिक हमने पूरा कवर किया, और अगर आप पेड क्लास चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर हम है तो आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज में भी हम हैं तो आप हमें लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।